आप सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं से एक्सितिस भाग 1 से पाठ नंबर 4 है सांवले सपनों की याद, जो कि जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है। सांवले सपनों की याद। हुसैन जी द्वारा रचित पाठ में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली से संबंध एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि सालिम अली अपने अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं। वे उस वन पक्षी के समान हैं जो प्रकृति में विलीन हो चुके हैं। उनके जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए वो खामोश हो गए हों। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को अपना जीवन देकर भी जीवित कर सकता, वैसे ही सालिम अली को भी कभी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठता था। लेखक कहता है कि जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था, माखन भरे जो भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, कुंजों में विश्राम किया था और बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेकिन सालिम अली के संबंध में बताता है कि कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने वाला था कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई और वो चल बसा। वह जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगा रहा। उस सेवा में वर्ड वायर शायद ही कोई अन्य हो। वह सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनके जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालिक का मतलब होता है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया। लेकिन आज ना सालिम अली हैं ना चौधरी चरण सिंह जी हैं। लेखक की चिंता कि पर्यावरण के संबंधित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले अब पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। सालिम अली ने फॉलो ऑफ द स्पैरो नाम से अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी। और D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उसके बारे में पूछा कि अपने पति के बारे में कुछ लिखना चाहे, आप लिखिए, कुछ उसके बारे में बताइए, उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि छत पर बैठने वाली गुरैया उसके पति के बारे में ज़्यादा जानती, यानी कि इतना पशु पक्षी जानवरों से लगाव कि उनको ज़्यादा पता था उसकी पत्नी से भी ज़्यादा। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से गुरैया को घायल कर दिया था। उसी ने ही उसके जीवन की काया को पलट दिया। उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया। वे उन्हें ही खोजते रहते थे, लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते रहते, पक्षियों की तलाश करते रहते, अपने खोजपूर्ण नतीजों अपनी रचनाओं के द्वारा ही देते रहते। लेखक की आंखें उनके जाने पर भीग गई हैं, यानी कि इतना पक्षियों से उसको ज़्यादा प्यार था। आगे कुछ कठिन शब्द हैं, आप इनको पढ़िएगा। इस पुस्तक के हम कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सालिम अली ने बचपन में एयरगन से खेला करते थे। एयरगन से निकली गोली से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर सलीम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो उन्होंने उसके बाद एयरगन ना चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदल लिया। प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संभावित खतरे का चित्र कैसे खींचा जिससे उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री को बताया कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से नहीं बताएंगे तो यहाँ का समस्त वातावरण भी दूषित हो जाएगा।
पेड़ पौधे सूख जाएंगे, कभी वर्षा नहीं होगी, हरियाली भी नष्ट हो जाएगी, पक्षी दूर दूर तक चले जाएंगे, पशुओं को हानि होगी, इस प्रकार से सुंदर वैली उजड़ जाएगी। तो ये सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई। प्रश्न 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्या कहा होगा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। क्योंकि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा, लॉरेंस को प्रकृति का गहरा लगाव था, वे अच्छे बर्ड वाचर थे, वे पक्षियों के लिए कलरव से प्रेरणा प्राप्त करके कविताएं लिखते थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। वे अपनी छत पर बैठी गोरैया को अक्सर देखा करते थे। इसी कारण उनकी पत्नी कहती है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया लॉरेंस के बारे में मेरे से ज़्यादा जानती है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लेखक को लगता है कि जिस प्रकार सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं D.H. लॉरेंस प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे, मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई, इसलिए हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत ज़रूरी है। ख भाग है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यह कथन लेखक ने कहा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मरे व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मा और दिल की धड़कन देकर जीवित करना भी चाहे तो ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सांसें देकर किसी मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। जो पक्षी मर जाता है और फिर उसे जीवित नहीं किया जा सकता, वह भी अपना कलरव नहीं कर सकता। ग भाग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लेखक का मानना है कि सालिम अली को प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्रकृति को उन्होंने सूक्ष्मता से देखा, उसका निरीक्षण किया, दूरबीन से देखते थे, प्रत्येक हृदय का आनंद लेते थे, प्रत्येक अक्षण का आनंद लेते थे। एकांत के अक्षणों में प्रकृति को देखकर अपनी आंखें निहारते थे। प्रकृति प्रेमी बहुत हो गए, लेकिन इन जैसा कोई नहीं था। खुद पक्षियों से प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने एक माहौल बना दिया था कि पक्षी भी इनसे प्रेम करते थे। जैसे सागर बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार सालिम अली का प्रकृति से प्रेम बहुत ज़्यादा गहरा था। 5वां प्रश्न इसकी भाषा शैली के बारे में है कि इसमें सरलता का प्रयोग किया गया है, शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। इसमें काव्यात्मक तरीके से भी एहसास की एक ऐसी ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पर उनके मिथक का नाम है सालिम अली। बहुत अच्छी काव्यात्मक शैली भी लिखी गई है। रोचकता में बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया कि वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग भाषा शैली की रोचकता का बहुत अच्छा उदाहरण बनाया। जैसे कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, वो बहुत अच्छे रोचकता तरीके से इसको पेश किया है। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, यानी कि इन चीज़ों का नहीं पता ये कब हुआ था, लेकिन ये पता है कि सालिम अली ने प्रकृति से कैसे प्यार किया और किस प्रकार से वो पक्षियों से जुड़े। भाषा इसकी बड़ी ही सरल और सहज है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। प्रश्न 6 है, इस पाठ में लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व का जो उन्होंने चित्र खींचा है, इसमें यह है कि वो खुद बर्ड वाचर थे। एयरगन से गोरैया जो थी एक बार घायल होगी तो उसको उन्होंने निर्णय लेके आज के बाद पक्षियों को नहीं मारेंगे, उसको ना चलाने का फैसला लिया और दूरबीन से दूर दूर तक पक्षियों को निहारते रहना। तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा से बचाने के लिए अनुरोध करना और प्रधानमंत्री का भी ये सुनकर आंखें नम हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की और सारी यात्राएं उनके पक्षियों की खोज के ऊपर आधारित थी। सदा उनकी आंखों पर दूरबीन चढ़ी रहती थी। मृत्यु के बाद ही उसको उतारा गया था। उनकी मृत्यु का जो कारण था वो कैंसर बना था। प्रश्न 7 है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का अंतिम प्रश्न। सांवले सपनों की याद पर एक टिप्पणी लिखनी शीर्षक पर हमने। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर विचार प्रकट किया है कि सालिम अली यायावारी से परिचित लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि आज भी पक्षियों के सुराग से निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक की आंखें भी नम हैं, सोचते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, एक प्रश्न है यहाँ। लेखक का स्वप्न तब भंग हो जाता है जब उसे पता चलता है कि
वो खामोशवादी की ओर सदा के लिए अग्रसर हो गए हैं, मौत के गोद में जा समाये हैं। वह प्रकृति से इतना प्यार करते थे और प्रकृति में ही विलीन हो गए हैं। सालिम अली को ले जाने वाले अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उनको लौटा नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो उनको लौटाने वाले पता नहीं कितने लोग खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एक बार मर गया उसको किसी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। अब तो बस उनकी यादें ही शेष हैं। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया सांवले सपनों की याद। बड़े सुनहरी यादें, सपने जो आज हमारे बीच में वो छोड़ गए हैं, और लेखक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पेश भी किया है। धन्यवाद।